हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये हमारा छठा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना कैसी है। तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्द से, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, इसके अलावा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना का परिचय। प्रस्तावना से जो तात्पर्य है वो संविधान के परिचय से है या फिर उसकी भूमिका से है, यानी कि प्रस्तावना जो हमारे जो संविधान है उसका परिचय या फिर उसकी भूमिका है। प्रस्तावना संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है और संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला जो पहला संविधान था वो अमेरिकी संविधान था, यानी अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। बात करें अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित मानी जाती है, यानी हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने, उनके उद्देश्यों को जानने के लिए किया जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा मत है कि जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया उस समय उनके मस्तिष्क में क्या विचार थे और क्या उनके उद्देश्य थे, इनको जानने के लिए हम प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र भी कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया है। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमने इसे संशोधित किया, जिसमें हमने 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा। इसके अलावा प्रस्तावना में जो अन्य मुख्य शब्द हैं वो हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे हम इन पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार प्रतीक है और यह किसी पुस्तक के परिचय की तरह है। जिस तरह किसी पुस्तक का परिचय होता है जो किताब के अंदरूनी जो भाग है उनकी जानकारी देता है, ठीक इसी तरह से हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का पूरा सार बताती है। यह उन उद्देश्यों की व्याख्या करती है जिनके साथ संविधान को लिखा गया है और इसलिए संविधान को एक दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसके घटकों के विषय में। घटकों की अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि ये हमें बताती है कि संविधान की जो शक्ति है उसे कहाँ से प्राप्त होती है। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि पूरी शक्ति का जो स्रोत है संविधान की वो भारत की जनता है। इसके अलावा भारतीय राज्य की प्रकृति भी ये बताती है, यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करती है। इसके अलावा यह संविधान के उद्देश्य भी बताती है, यह उद्देश्यों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व को निर्दिष्ट करती है। इसके अलावा इसमें ही संविधान को अपनाने की तिथि भी
दी गई है। यह तारीख 26 नवंबर 1949 को निर्धारित करती है। यानी कि अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कि हमारे संविधान को किस तिथि को इसे अपनाया गया था, तो उसकी जो जानकारी है वो हमें प्रस्तावना से ही मिलती है। देश का स्वरूप भी इसमें दिखाया गया है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्य का विवरण दिया गया है। इसके अलावा इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की समानता की बात करें तो स्थिति और अवसर की समानता, बंधुत्व, इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं हमारी प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका की प्रकृति की बात करें तो देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अंग तो है लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को ना तो कोई शक्ति देती है और ना ही कोई उनसे शक्ति लेती है। यानी कि राज्य के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन तीनों को ही ना तो ये कोई शक्ति देती है ना ही उनसे कोई शक्ति लेती है। वे जो अपनी सभी शक्तियां हैं संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो शक्तियां मिलती हैं वो संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त होती हैं, प्रस्तावना से नहीं। तो इस प्रकार यह उनकी शक्ति पर ना ही कोई रोक लगाती है। संविधान के किसी भाग पर या किसी जो एरिया है उस पर कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा इनमें संघर्ष होने पर अनुच्छेदों को ही वरीयता मिलेगी। यानी कि अगर दो ऐसे प्रावधान जो उद्देशिका में भी दिए गए हैं और जो अनुच्छेद हैं संविधान के उसमें भी दिए गए हैं और कभी उनमें विवाद होता है तो जो अनुच्छेद हैं उसको ही वरीयता दी जाएगी, प्रस्तावना की भाषा को या प्रस्तावना में लिखित उस उद्देश्य को नहीं। न्यायालय में इस आधार पर कोई वाद भी नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगर आप ऐसा चाहें कि प्रस्तावना में कोई उद्देश्य लिया गया है और जिसको सरकार पूरा नहीं कर रही है तो उसके आधार पर आप न्यायालय में कोई वाद नहीं ला सकते, क्योंकि न्यायपालिका इसे लागू नहीं करा सकती। इसी कारण कई बार इसे मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है कि इसे न्यायालय में जब लागू नहीं कराया जा सकता तो ये मात्र एक शोभात्मक आभूषण ही है जिसका काम सिर्फ संविधान की सुंदरता को बढ़ाना है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी भूमिका को सीमित ही माना है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने हेतु किया जा सकता है। इसके अलावा यह किसी काम की और नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा होने और ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चर्चा हुई है। इसलिए निम्नलिखित इन मामलों को देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेरूवारी वाद को, जो कि 1960 का वाद है। बेरूवारी मामले में ऐसा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या फिर उसके एक से अधिक अर्थ हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि उसकी भाषा को समझने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि इसे अगर विलोपित भी कर दें तो संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। यानी कि अगर संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको हम संविधान से अलग भी कर दें तो बचा हुआ संविधान अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी कि जहां पर जो संविधान की भाषा है उसमें कहीं कंफ्यूजन हो, तो वहां पर प्रस्तावना विधि निर्वाचन में सहायता कर सकती है। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि इस बेरूवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और ना ही जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। इसके बाद आता है 1973 का वाद, जो कि है केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को खारिज कर दिया। यानी कि जो पुराना फैसला था अपने पहले फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। बेरूवारी वाद में उसने इसे हिस्सा नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। साथ ही कहा कि संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी है। संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अब क्योंकि ये संविधान का ही एक भाग है और संविधान के प्रत्येक भाग में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक शर्त रखी कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वो उसकी मूल संरचना में बदलाव किए बिना ही
किया जा सकता है। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस आता है जो कि 1995 का है। इसमें भी जो उपरोक्त फैसला था केशवानंद भारती वाद का, उसको ही बरकरार रखा गया और कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। आगे बात करते हैं तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्ति पर कोई रोक लगाती है। यह न्यायोचित भी नहीं है, अर्थात इसके जो प्रावधान हैं वो कानून की अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी ये संविधान का अंग मानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बात करें अगर संशोधन की, तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और अनुच्छेद 368 के तहत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की मूल संरचना के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, कि संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना के अधीन, यानी कि मूल संरचना में उसके कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उस संशोधन से। दूसरे शब्दों में संशोधन से इसकी बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत हमने 3 शब्दों को इसमें जोड़ा जो कि थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। संप्रभु और जो लोकतांत्रिक शब्द पहले प्रस्तावना में दिए गए थे उनके बीच में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। साथ ही जो राष्ट्र की एकता शब्द हमारी प्रस्तावना में दिया गया था उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि अखंडता शब्द को इसमें जोड़ दिया गया। आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द हैं उसके अर्थों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम शब्द का अर्थ देखेंगे वो है कि हम भारत के लोग, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत में के जो लोग हैं वही संप्रभु हैं, यानी कि उन्हीं के पास सर्वोच्च शक्ति है। संविधान को जो भी शक्ति मिलती है वो जनता से ही मिलती है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वो संविधान का ही आधार है। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान जो भारत की जनता है उसे ही समर्पित किया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि समस्त सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही है। सरकार अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है और संविधान का आधार और प्रभुसत्ता जनता में ही निहित है। इसी क्रम में जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कहा कि इस स्वरूप में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना से मिलती है, क्योंकि इन दोनों की जो प्रस्तावना है वो भी इसी तरह से, जैसे हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो भी आर द पीपल ऑफ इंडिया करके शुरू होती है, ऐसे ही इनकी जो प्रस्तावना है इसी तरह से शुरू होती है। आगे बात करते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण शब्द जो कि है संप्रभुता। इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, यानी कि यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को निस्तारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके बाद बात करते हैं जो शब्द है समाजवादी उसकी। तो समाजवादी शब्द का आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो पूंजी हो, जमीन हो, संपत्ति हो, सभी पर सार्वजनिक स्वामित्व है, यानी कि सार्वजनिक अधिकार में है वो। इसके साथ साथ वितरण में भी समतुल्य सामंजस्य है। भारतीय संविधान में आरंभ से ही संविधान जो समाजवाद है उसकी भावना पाई जाती थी, पर प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है उसको शामिल करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया था। भारतीय समाजवाद का अर्थ है कि भारत सभी प्रकार का शोषण समाप्त करने तथा आय के स्रोतों और संपत्ति के न्यायपूर्ण विभाजन, अपने समस्त लोगों के लिए सामाजिक सार्वजनिक भलाई, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा यह भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में भी स्थापित करती है। आगे बात करते हैं एक अन्य शब्द पंथ निरपेक्ष की या धर्मनिरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत गैर धार्मिक या अधार्मिक है या फिर धर्म विरोधी है, बल्कि यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सर्वधर्म संभाव के सदियों पुराने भारतीय सिद्धांत का पालन करता है। इसके अलावा इसका अर्थ यह भी है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म को किसी व्यक्ति का निजी मामला मानता है, जिसमें धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार भी शामिल है। पंथ निरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है, बल्कि ये भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में पहले से ही मौजूद था। आगे बात करते हैं एक अन्य शब्द जो कि है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण हैं। आगे बात करते हैं एक अन्य शब्द गणराज्य की। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, न कि वंशानुगत सम्राट, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रमुख है वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। इसमें दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि वंशानुगत लोकतंत्र जैसा कि ब्रिटेन में है, दूसरा लोकतंत्रीय गणतंत्र जैसा कि हमारे देश में है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य का जो प्रमुख होता है हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए देश की जनता के द्वारा ही चुनकर आता है। जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे देश का प्रमुख है उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल होती हैं। पहली ये कि राजनीतिक जो संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी यह कि किसी भी प्रकार के जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं उनकी अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। आगे बात करते हैं एक अन्य शब्द की जो कि है न्याय। हमारे जो प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात की गई है। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसमें 3 भिन्न रूपों में इसको देखा जा सकता है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय और तीसरा है आर्थिक न्याय, जिसे रूसी क्रांति से लिया गया था। यानी कि ये जो प्रावधान है मैंने रूसी क्रांति से लिया है। अब बात करते हैं इसके बारे में और, तो सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच यानी कि 2 मानवों के बीच जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव ना माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। तो ये तो है सामाजिक न्याय। इसके बाद बात करें आर्थिक न्याय की, तो उसका अर्थ है कि उत्पादन और वितरण के जो भी साधन हैं उनका न्यायोचित वितरण हो। ऐसा नहीं हो कि जो धन संपदा है वो केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत हो जाए। तो ये है आर्थिक न्याय। इसके अलावा तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का उनका अधिकार हो। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उदाहरणों की बात करें हमारे संविधान में, तो एक व्यक्ति एक वोट जो है वो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। दूसरा, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, जिससे समाज में न्याय आए। इसके अलावा आर्थिक न्याय हेतु राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान रखा गया है, ताकि आर्थिक न्याय सरकार के जरिए आ जाए। सरकार इस तरह के कार्य करे जिससे जो सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को प्राप्त हो सके। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यानी कि हमारे संविधान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिसके अंतर्गत ही हम इस जो अधिकार है हमारा उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अब बात करते हैं समता की। समता की बात करें तो समता या समानता शब्द का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी वर्ग के पास कोई विशेषाधिकार ना होना, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस प्रावधान में समानता के 3 आयाम शामिल हैं, जो कि है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। आगे बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व की बात करें तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्तित्व का सम्मान, यानी कि जो व्यक्ति है उसका सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता, यानी कि व्यक्ति का भी सम्मान हो और व्यक्ति के सम्मान के साथ साथ देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया जाए। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, यानी कि प्रस्तावना के अलावा मौलिक कर्तव्यों में भी इस बात को दोहराया गया है। अब
प्रस्तावना के महत्व को देख लेते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है हमारे लिए। तो प्रस्तावना लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाओं को निर्धारित करती है और इन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों में शामिल भी किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल्य उद्देश्य शामिल है, यानी कि संविधान के जो भी उद्देश्य हैं उनको प्रस्तावना में शामिल किया गया है। जैसे अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता देना, स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करना, उनके बीच भाईचारे को बढ़ावा देना ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की जो भव्य और महान दृष्टि है वो समाहित है और संविधान के संस्थापकों के सपने और आकांक्षाओं को भी यह दर्शाती है। प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और नवीन दृष्टि के आलोक में संविधान को पढ़ा और व्याख्या किया जाने चाहिए, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जाता रहना चाहिए। प्रस्तावना संविधान के विचारों और दर्शन को निहित करती है, न कि सरकार के संकीर्ण उद्देश्यों को, यानी कि प्रस्तावना सरकार के संकीर्ण उद्देश्यों की बजाय जो संविधान के विचार हैं और जो पूरा दर्शन है उसको बताती है। इसी संबंध में केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर वाद ये था कि केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में ये कहा गया था कि क्योंकि जो संविधान सभा थी वो उसका जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया गया था, यानी कि प्रत्यक्ष जो भारत की जनता थी वो उसमें सम्मिलित नहीं हुई थी, इसलिए संविधान के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं उनको विशेष अनुकंपा नहीं प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इसी क्रम में जो न्यायालय था उसने इस बात को खारिज करते हुए जो संविधान है हमारा उसको ही सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसे समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु मूल संरचना में बदलाव किए बिना, यानी कि हम संविधान पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि जो संविधान सभा थी क्योंकि उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष जो वयस्क मताधिकार प्रणाली है उसके आधार पर नहीं किया गया था, इसलिए संविधान को हमारे लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है और वो बदलाव भी जो उसकी मूल संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना जिसको हमने फुल डिटेल के साथ देखा, साथ ही साथ हमने जो उसके महत्वपूर्ण शब्द थे उनको भी देखा और उनके अर्थों को समझा। आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम भारतीय संविधान को आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले अनुच्छेदों के विषय में देखेंगे कि हमारे जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। उसके बाद हम डिटेल में एक एक करके अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।